बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में वादा किया था कि एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको डिस्कस करेंगे, इम्पॉर्टेंट भी है और उससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। पहले उसको डिस्कस करते हैं और फिर हम अपने इस चैप्टर कार्य, शक्ति और ऊर्जा को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या था। और मैंने ये चैलेंज दिया था कि आप इसको ट्राई जरूर करिएगा। तो आपने यदि ट्राई किया होगा तो जरूर ज्यादा समझ में आएगा। प्रश्न ये था कि एक 4 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु किसी खुरदरे तल पर रखी है। इस पर 20 न्यूटन का बल लगाकर इसे एक्स अक्ष के अनुदिश 10 मीटर विस्थापित किया गया। यदि आरोपित बल का एक्स अक्ष से झुकाव 30 डिग्री है तथा तल का घर्षण गुणांक 0.2 है तो ज्ञात करो। क्या क्या ज्ञात करना था? आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य, नंबर 1। नंबर 2, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। तीसरा, परिणामी बल द्वारा किया गया कार्य। चौथा, वस्तु में उत्पन्न त्वरण। 4 चीजें निकालनी है। तो आइए समझते हैं इस प्रश्न को। देखिए, यह वस्तु है, इसका द्रव्यमान 4 किलोग्राम है और इस पर 20 न्यूटन का बल एक्स अक्ष से, मान लिया ये एक्स अक्ष है और इस एक्स अक्ष से 30 डिग्री कोण पर झुकाव के साथ लगाया गया है। तो अब इस पर लगने वाले सभी बलों को हम दिखाएंगे। सबसे पहला काम है, तो एक तो इसका भार नीचे की तरफ कार्य करेगा, वो होगा, भार क्या होता है? mg होता है। भार mg होता है और mg बराबर हो जाएगा इसका 4 गुणा 10 यानी 40 न्यूटन का भार नीचे की तरफ लग रहा है। ऊपर की तरफ इसका तल का प्रतिक्रिया बल तो लगेगा, जिसको हम R कहेंगे, क्योंकि बल इस वस्तु को दाहिनी ओर ले जाएगा, इसलिए घर्षण बल इस तरफ को लगेगा। उसको हम F के लिख देते हैं, है ना? F के लिखे या FS लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब हम इस 20 न्यूटन बल को 2 आयताकार घटकों में वियोजित करेंगे, क्योंकि ये बल जो है विस्थापन की दिशा में नहीं लग रहा है। तो विस्थापन दाहिनी तरफ लग रहा है, हो रहा है एक्स अक्ष के अनुदिश। तो इस 20 न्यूटन का, इसको हम F ले लेते हैं पहले। F बराबर इतना है, तो ये हो जाएगा F cos थीटा यानी 30 डिग्री। ठीक है, और इधर जो है हमारा इसका दूसरा घटक होगा, वो होगा F sin 30 डिग्री। ये तो बल हो गए, क्योंकि हमें घर्षण बल भी निकालना है, क्योंकि घर्षण बल क्या करेगा? इसकी गति का विरोध करेगा। तो जो एक्स अक्ष के अनुदिश, धनात्मक दिशा में एक्स अक्ष के अनुदिश जो बल का घटक है, जो कि F cos थीटा है, उस के कारण ही तो वस्तु दाहिनी ओर जाएगी। यदि इस F cos 30 डिग्री का मान इस पर लगने वाले घर्षण बल से अधिक होगा, तभी ये जाएगी। तो नेट बल कितना लगेगा वो हम पता करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसके घटक का मान निकाल लेते हैं। क्षैतिज घटक जो है, क्षैतिज बल का क्षैतिज घटक, जो कि F cos 30 डिग्री है, बराबर हो जाएगा 20 गुणा cos 30 डिग्री √3/2। 2 से काट दीजिए तो ये हो गया 10 √3। √3 का मान रख दीजिए, 10 गुणा 1.73। तो ये हो गया आपका 17.3 न्यूटन का क्षैतिज बल लग रहा है। अब ऊर्ध्वाधर घटक पता करिए। जो कि F sin 30 डिग्री है, बराबर हो गया 20 गुणा sin 30 डिग्री का मान 1/2, 2 से कट गया, ये हो गया 10 न्यूटन का। 10 न्यूटन मतलब इसका मान हो गया है 17.3 न्यूटन, जबकि इसका मान हो गया है 10 न्यूटन। ठीक है,
अब देखिए जो ऊर्ध्वाधर बल लग रहे हैं, क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई त्वरण नहीं है, अतः इन बलों का परिणामी मान शून्य होना चाहिए। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में ऐसी कोई त्वरण नहीं है अतः इन बलों का परिणामी मान शून्य होना चाहिए। मतलब ऊपर की तरफ कौन कौन से बल लग रहे हैं, देखिए R प्लस एफ साइन 30 डिग्री लग रहा है, हालांकि हमने इसका मान निकाल लिया है, बराबर होना चाहिए नीचे की तरफ लगने वाले बल के। मान इनके रख दीजिए और R का मान पता कर लीजिए, क्योंकि R का मान हमें घर्षण बल निकालने में मदद करेगा। तो R बराबर हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, mg माइनस एफ साइन 30 डिग्री। इनके सबके मान हमने निकाल रखे हैं। देखिए mg का मान क्या है, 40 है, माइनस एफ साइन 30 का मान हमने निकाला है, देखिए ऊर्ध्वाधर घटक 10 न्यूटन है, तो R का मान आ गया 30 न्यूटन। R का मान 30 न्यूटन आ गया। अब घर्षण बल भी निकाल लीजिए। तो घर्षण बल जो है F के बराबर हो जाता है म्यू R। म्यू का मान दिया गया है, ये दिया गया है 0.2 गुणा R का मान अभी हमने निकाला 30, तो ये गुणा करेंगे आएगा 3 न्यूटन। तो 3 न्यूटन का घर्षण बल, सॉरी 3 दूनी 6 न्यूटन का घर्षण बल लग रहा है, जो कि क्षैतिज दिशा में लगने वाले 17.3 न्यूटन का विरोध करेगा। इसका मतलब दाहिनी ओर 17.3 न्यूटन का बल लग रहा है, जबकि बाईं ओर को 6 न्यूटन का बल लग रहा है। एफ का मान 6 न्यूटन है। तो परिणामी बल कितना लग रहा है इस पे, परिणामी बल पता करिए। तो परिणामी बल का मान जो है, परिणामी बल कितना लग रहा है, देखिए कुल बल कितना लग रहा है, क्षैतिज दिशा में जो बल लग रहा है वो है 17.3 न्यूटन। इसी बल के कारण, क्षैतिज बल के कारण ही वस्तु क्षैतिज दिशा में गति करेगी। तो कुल बल क्षैतिज दिशा में 17.3 लग रहा है, और परिणामी बल कितना लगेगा जो क्षैतिज दिशा में लग रहा है, यानी एफ कॉस 30 डिग्री माइनस एफ के, और इनके मान हमने निकाल रखे हैं। एफ कॉस 30 डिग्री का मान ये निकाला है 17.3 माइनस एफ के का मान 6, तो ये हो गया 11.3 न्यूटन का बल क्षैतिज दिशा में लगेगा। ये परिणामी बल होगा। कुल बल, ये टोटल बल जो है क्षैतिज दिशा में लग रहा है वो ये है, और जो परिणामी बल लग रहा है वो ये है। घर्षण बल जो लग रहा है वो ये है, घर्षण बल, परिणामी बल और ये क्षैतिज दिशा में लगने वाला कुल बल। तीनों बल हमने अलग अलग निकाल लिए हैं। अब हमें प्रश्न पर आना चाहिए और देखें आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य। यहां विस्थापन जो है वो 10 मीटर है, अतः आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य, क्षैतिज दिशा में आरोपित बल इतना है। ध्यान रखिएगा। तो क्षैतिज दिशा में वस्तु गति कर रही है, तो क्षैतिज दिशा में पहला पार्ट हम कर रहे हैं आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य। आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य बराबर हो जाएगा बल गुणा विस्थापन, है ना। तो बल गुणा विस्थापन, बल कितना क्षैतिज दिशा में लग रहा है 17.3 गुणा 10, तो इस तरह से 173 जूल कार्य हो रहा है क्षैतिज दिशा में। पहला आंसर आ गया है 173 जो है जूल कार्य हो रहा है क्षैतिज आरोपित बल द्वारा। कुल बल कार्य है, क्योंकि ये कार्य कुछ घर्षण के विरुद्ध भी हो रहा है ना। घर्षण बल को ओवरकम कर रहा है। तो अब हम दूसरा पार्ट पूछा गया है घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। घर्षण बल कितना
कर रहा कार्य, घर्षण बल लग रहा है 6 न्यूटन का, तो घर्षण बल, दूसरा पार्ट करिए कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, ये भी बल गुणा विस्थापन होगा, लेकिन यहां पर देखिए घर्षण बल इधर की तरफ लग रहा है बाईं ओर, और जो है विस्थापन जो है दाहिनी ओर हो रहा है, मतलब इसके बीच में थीटा बराबर 180 डिग्री है, तो कार्य बराबर हो जाएगा एफ एस कॉस 180 डिग्री। तो यह घर्षण बल 6 न्यूटन का है, विस्थापन 10 हो रहा है, कॉस 180 डिग्री -1, तो इस तरह से -60 जूल कार्य घर्षण बल कर रहा है। तो परिणामी बल कितना कार्य कर रहा है, तीसरा बात पूछी गई है। या तो इस कुल कार्य में से, ये कुल कार्य है देखा जाए, है ना, कुल कार्य में से घर्षण द्वारा किया गया कार्य निकाल दें, घटा दें, तो हमें परिणामी बल द्वारा किया गया कार्य पता लग जाएगा। और नहीं तो जो परिणामी बल का मान है उससे विस्थापन को गुणा कर दें। तो दो तरीके हैं परिणामी बल द्वारा किया गया कार्य, या तो हम घर्षण बल द्वारा किए गए कार्य को इस कुल कार्य में से घटा करके पता कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट जो है परिणामी बल से भी निकाल सकते हैं। तो ये जो है तीसरा पार्ट जो है इसका, परिणामी बल द्वारा किया गया कार्य, ये हो जाएगा। परिणामी बल इतना लग रहा है 11.3 गुणा 10, तो ये 113 जूल कार्य हो रहा है परिणामी बल द्वारा, और यही मान आपको इसमें से इसको घटाने से भी प्राप्त हो जाएगा। एक ही बात है, देख लो भाई, 173 में से 60 घटा दीजिए तो 113 ही बचेगा। अंतिम पार्ट है कि त्वरण, और ये याद रखिए कि त्वरण जो है वस्तु में उत्पन्न करेगा वो होगा परिणामी बल। परिणामी बल त्वरण उत्पन्न करेगा, क्योंकि घर्षण बल उसमें से घटाना पड़ेगा। तो परिणामी बल 113, ये जो है परिणामी बल लग रहा है 11.3 न्यूटन का, ये बल जो है त्वरण उत्पन्न करेगा। तो चौथा पार्ट है हमारा त्वरण, ये बराबर हो जाएगा परिणामी बल बटे वस्तु का द्रव्यमान। द्रव्यमान 4 किलोग्राम है, परिणामी बल जो हमने निकाला था वो 11.3 बटे 4, तो 4 दूनी 8, 3 11, और 4 8 32, करीब 2.8 मीटर पर सेकेंड वर्ग का त्वरण उत्पन्न होगा। तो त्वरण हमेशा परिणामी बल ही उत्पन्न करेगा, क्योंकि जो है उसमें से हमें घर्षण बल घटाना पड़ेगा। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल और अच्छा प्रश्न है। अलग अलग बातें समझ में आ रही हैं कि कौन बल जो है कैसे कार्य कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। कल हमने बात की थी, कल का मतलब पिछले वीडियो में जो बात की थी वो थी गतिज ऊर्जा से संबंधित। आज हम बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा। तो वस्तु में दो तरह की यांत्रिक ऊर्जाएं होती हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा क्यों होती है किसी वस्तु में? किसी वस्तु में उसकी स्थिति विशेष अथवा उसमें उत्पन्न विकृति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे समझना बहुत जरूरी है, जैसे किसी की स्थिति कैसे बदली जा सकती है। कोई वस्तु, कोई पिंड मान लिया पृथ्वी के तल पर पड़ा हुआ है, हमने उसको 10 मीटर की ऊंचाई पे रख दिया, उसकी स्थिति बदल दी। अब वो 10 मीटर की ऊंचाई से जो है अपने आप गिर सकता है, थोड़े से प्रयास से वो नीचे आएगा, मतलब स्थितिज ऊर्जा घटेगी उसकी और उसी हिसाब से वो कार्य कर सकता है। तो एक ऊंचाई पर रखे हुए वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है स्थिति विशेष के कारण। उसी तरह से यदि हम किसी रबर बैंड को खींच दें, रबर बैंड को खींचने पर खिंची हुई रबर बैंड में कार्य करने की क्षमता
होती है। ये क्यों है? क्योंकि हमने उसमें विकृति उत्पन्न कर दी है। उसकी जो विकृति के कारण कार्य करने की जो क्षमता उसमें आ गई है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा ही है। या कहीं स्प्रिंग को खींच दें, स्प्रिंग को खींची हुई स्प्रिंग में भी कार्य करने की क्षमता होती है। या धनुष में बाण लगा करके उसकी डोरी को खींचे तो इस तरह से खींची हुई डोरी में स्थितिज ऊर्जा होगी। तो स्थिति विशेष या हम उसमें वस्तु की में विकृति उत्पन्न कर दें, जिसमें कि हर एक में तो विकृति नहीं उत्पन्न की जा सकती, कुछ ऐसी हैं चीजें, स्थितियां हैं जिसमें विकृति उत्पन्न कर दी जाए तो उसमें कार्य करने की क्षमता आ जाती है। तो इस तरह से जो है किसी वस्तु की विस्थिति से स्थिति विशेष या फिर उसकी विकृति, उसमें विकृति उत्पन्न करने पर जो कार्य करने की क्षमता आती है उसे हम वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये मैंने नोट कर रखा है, आप यहां से नोट कर सकते हैं। मैंने बताया है कि आप नोट्स बनाते रहिए देख करके यहां से, और हम वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी थ्योरी पार्ट लिख देते हैं। पूरा डेरिवेशन तो नहीं हो सकता, इसलिए आपको यहां से नोट करना जरूरी है। देखिए, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी हम इसको कहते हैं इंग्लिश में। किसी वस्तु की स्थिति या विकृत अवस्था में कार्य करने की क्षमता को वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कैसे निकाली जाती है, हालांकि परिभाषा तो यहां तक पूरी हो गई। अब कैसे निकाली जाती है? किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य से मापी जाती है जो उस वस्तु की शून्यांकी स्थिति, अर्थात शून्य ऊर्जा स्थिति से वर्तमान स्थिति में लाने के लिए किया जाता है। यानी किसी वस्तु को, इसको समझना जरूरी है, किसी वस्तु को उसकी शून्यांक स्थिति मतलब शून्य ऊर्जा स्थिति से किसी दूसरी स्थिति में हम ले जाएं तो जितना कार्य करना पड़ता है वही उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। उदाहरण के लिए समझिए, उदाहरण के लिए यदि कोई वस्तु जमीन पर पड़ी हुई है तो जमीन पर हम उस वस्तु की ऊर्जा को शून्य मानते हैं, स्थितिज ऊर्जा को। यह उसकी शून्यांकी स्थिति हुई। तो शून्यांकी स्थिति से हमने h ऊंचाई तक ले गए या 10 मीटर की ऊंचाई तक ले गए तो उस पर कार्य किया। तो वही कार्य जो उस वस्तु को शून्यांकी स्थिति यानी पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक ले जाने में जो कार्य किया जाएगा वही उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। इसी तरह से हम गणना करेंगे। या फिर इसका उल्टा भी सही है। इसका उल्टा क्या होगा? किसी वस्तु की वर्तमान स्थिति से, या हम यहां पर लिखें, या किसी वस्तु की वर्तमान स्थिति, उल्टा लिखना है इसका, वर्तमान स्थिति से शून्यांक स्थिति, शून्यांकी स्थिति में ले जाने पर किया गया कार्य कि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होगी, ऊर्जा होती है। तो दो तरह से हम निकाल सकते हैं। एक तो हम वस्तु को जो है उसकी शून्यांक स्थिति से किसी नई स्थिति में ले जाएं तो जितना कार्य होगा वो उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, या फिर उसकी वर्तमान स्थिति, मान लिया किसी ऊंचाई पर वस्तु रखी हुई है, अब उसको पृथ्वी तल पर ले जाएं। पृथ्वी तल क्या है? शून्यांकी ऊर्जा स्थिति है, वहां पर उसकी ऊर्जा शून्य ली जाती है ना, ली जाती है, ये ध्यान रखिएगा। तो वस्तु की वर्तमान स्थिति से शून्यांकी स्थिति में ले जाने पर किया गया कार्य ही वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो जब वस्तु पर कार्य किया जाएगा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, और जब वस्तु कार्य करेगी तो उसकी स्थितिज ऊर्जा उतनी ही घट जाएगी। बस इतना अंतर है। उसी तरह से स्प्रिंग सामान्य अवस्था में है तो ये उसकी शून्यांकी स्थिति है, शून्य ऊर्जा स्थिति है। अब उसको खींच दिया जाए, यानी उसमें विकृति उत्पन्न कर दी गई है, तो ये उसकी नवीन स्थिति हो गई। तो विकृति उत्पन्न करने में जो कार्य किया गया वो उस स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो शून्यांकी स्थिति समझ गए होंगे क्या होती है? वो स्थिति जहां पर उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा शून्य ली जाती है, वो शून्यांकी स्थिति होती है। स्वेच्छापूर्वक ये स्थिति निर्धारित की गई है। तो
स्प्रिंग के केस में जब वो बिना खिंची हुई अवस्था में होती है तो उसकी वह शून्यांक की स्थिति होती है, और यदि कोई वस्तु पृथ्वी पर रखी हुई है तो उस वस्तु की वहां पर ऊर्जा शून्य ली जाती है, वो उसकी शून्यांक की स्थिति हो जाती है। तो अब हम बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा के प्रकार की। तो इसमें पहले है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका सूत्र कैसे प्राप्त करेंगे, तरीका यही है जो यहां पर लिखा गया है। कैसे गणना की जाती है, ये लिखा हुआ है, किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य से मापी जाती है जो उस वस्तु को शून्यांक की स्थिति यानी शून्य ऊर्जा स्थिति से वर्तमान स्थिति में लाने में किया जाता है। तो इसी आधार पर हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की गणना करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने माना द्रव्यमान एम की वस्तु को पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर ले जाया गया। तो आरोपित बल कितना होगा, हमें कार्य निकालना है। आरोपित बल बराबर हो जाएगा वस्तु का भार, है ना, भार, और वस्तु का भार जो होता है वो द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, यानी इतना बल आरोपित किया जाएगा वस्तु को ऊपर की ओर ले जाने पर। अब कार्य कितना होगा, विस्थापन कितना हो रहा है, विस्थापन हो रहा है h हो रहा है। तो किया गया कार्य कितना होगा, किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा बल गुणा विस्थापन, है ना, बल गुणा विस्थापन। बल कितना लगाया गया, mg के बराबर, है ना। तो बल बराबर हो गया mg और विस्थापन है h, तो कार्य हो गया mgh। अतः यही कार्य जो है वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाएगा। यही कार्य वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अतः स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा, और ये कौन सी स्थितिज ऊर्जा है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। इसको हम U से प्रदर्शित करते हैं, ये हो जाएगी mgh। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आ गया mgh। दूसरी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है। अब हम प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के लिए फार्मूला निकालते हैं। तो दूसरा है हमारा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये ऊर्जा जो होती है किसी स्प्रिंग में, रबर बैंड में हो सकती है, क्योंकि यहां पर ये ऊर्जा हो रही विकृति उत्पन्न करके, और जो कार्य विकृति उत्पन्न करने में किया जाएगा वही कार्य जो है उस स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं आदर्श स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा। ये भी हेडिंग हो सकती है यहां पर, आदर्श स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा या प्रत्यास्थ ऊर्जा। तो यहां पर हम एक स्प्रिंग लेंगे,
मान लिया ये स्प्रिंग है। अब इस स्प्रिंग को जब बल लगा करके इसको खींचेंगे, देखिए ये, तो इसमें विकृति उत्पन्न होगी। हमने बल इधर की तरफ लगाया, ये आरोपित बल है। जैसे ही बल हम इसमें लगाएंगे, इसमें खिंचाव उत्पन्न करेंगे, तो इसके अंदर एक बल उत्पन्न होगा जिसको हम कहते हैं प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल। हमने बल मान लिया F डैश लगाया है, तो यहां पर प्रत्यानयन बल ठीक उसी मात्रा में, उतनी ही मात्रा में विपरीत दिशा में उत्पन्न हो जाएगा, और यही प्रत्यानयन बल उस स्प्रिंग को अपनी उसकी प्रारंभिक स्थिति में लाने का प्रयास करेगा, है ना। तो यहां पर लिख दीजिए किसी वस्तु में प्रत्यास्थता के गुण के कारण जो ऊर्जा, प्रत्यास्थता के गुण के कारण ऐसे लिख सकते हैं, वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटने का प्रयास करती है। होता क्या है वो लिख लीजिए, लिखना चाहें तो, नहीं तो शॉर्टकट में भी हम बताएंगे कि कहां से लिख सकते हैं। जब किसी स्प्रिंग पर बल लगाकर, बल F डैश लगाकर उस समय विकृति उत्पन्न की जाती है, तो स्प्रिंग में आरोपित बल F डैश के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो जाता है। यह बल उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। हमने यक्स उसमें खिंचाव उत्पन्न किया। हाँ, यह बल स्प्रिंग में उत्पन्न विस्थापन कहें, खिंचाव कहें, विस्थापन या खिंचाव यक्स के अनुक्रमानुपाती होता है। आप डायरेक्ट यहीं से लिख सकते हैं। कहां से? जब किसी स्प्रिंग में या बल लगा करके या डैश बल लगा करके उसमें विकृति उत्पन्न की जाती है, तो स्प्रिंग में आरोपित बल, स्प्रिंग पर आरोपित बल तथा क्या लिखा है, स्प्रिंग में आरोपित, स्प्रिंग पर आरोपित लिख देते हैं, पर आरोपित बल F डैश के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो जाता है। यह बल स्प्रिंग में उत्पन्न विस्थापन या खिंचाव यक्स के अनुक्रमानुपाती होता है ना। तो ये बात मैथमेटिकल फॉर्म में आपको लिखनी है। यानी यह अनुक्रमानुपाती होगा यक्स के, यफ बराबर हो गया माइनस के यक्स। ये माइनस क्यों लगाया?
ये छोटी छोटी बातें समझनी है। माइनस साइन इसलिए लगाया क्योंकि देखिए प्रत्यानयन बाईं ओर को उत्पन्न हो रहा है ना, और जो विकृति उत्पन्न हो रही है, जो विस्थापन हो रहा है, वो दाहिनी तरफ को हो रहा है, इस तरफ को हो रहा है। तो प्रत्यानयन बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हैं, है ना। यानी ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रत्यानयन बल तथा विस्थापन एक दूसरे से विपरीत दिशा में हैं, एक दूसरे से विपरीत दिशा में है। इसलिए ऋणात्मक चिन्ह हमने लगाया। अब देखिए जो आरोपित बल का मान जो है वो इसके ठीक बराबर और विपरीत दिशा में है। अतः आरोपित बल का मान कितना होगा, एफ डैश बराबर होगा माइनस एफ के, है ना, और एफ डैश बराबर हो जाएगा माइनस के एक्स। तो एफ डैश का मान हो गया, एफ डैश बराबर हो गया के एक्स। अब हमें कार्य निकालना है ना। यदि स्प्रिंग को अति सूक्ष्म स्प्रिंग में अति सूक्ष्म विकृति उत्पन्न की जाए, अति सूक्ष्म विकृति का मतलब हम यहां लिख रहे हैं dx, ठीक है ना, छोटी सी स्मॉल उत्पन्न की जाए तो कार्य जो है कितना होगा, dw बराबर हो जाएगा f dx। और यदि वस्तु को शून्य से x स्थिति की विकृति उत्पन्न की जाए तो कितना कार्य होगा, यहां लिखिए, अतः यदि स्प्रिंग में x बराबर शून्य से x बराबर x, है ना, या डायरेक्ट लिख दीजिए शून्य से x की विकृति उत्पन्न की जाए तो किया गया कार्य, किया गया कुल कार्य। तो dw इक्वल टू हो जाएगा, इसका हमें फिर समाकलन करना पड़ेगा और इसकी सीमा होगी 0 से x f dx। कार्य w बराबर हो जाएगा, f का मान देखिए kx, f डैश लिखेंगे यहां पर क्योंकि आरोपित बल कितना कार्य कर रहा है उसकी बात करें, f डैश। तो 0 से x ये उसकी सीमाएं हो गई, जितना खिंचाव हमें उत्पन्न करना है। f का मान है kx dx। k क्या है यहां पर, स्प्रिंग नियतांक है, ये मैंने बताने लिखना भूल गए यहां पर। तो यहां पर लिख सकते हैं कि यहां k जो है क्या है, स्प्रिंग नियतांक है। यहां k स्प्रिंग नियतांक है, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, नियतांक है ना, तो इसका तो समाकलन होगा नहीं। अतः इस जो है w बराबर हो जाएगा, अतः w बराबर हो जाएगा k 0 से x dx। अब यहां पर देखिए फिर हम आपको समझा रहे हैं कि कौन सा सूत्र समाकलन का प्रयोग होता है। एक ही सूत्र ज्यादातर प्रयोग होता है, यानी देखिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं इस तरफ को, यह सूत्र प्रयोग होता है, x की घात n बराबर होती है x की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो यहां पर भी हम x की घात यहां पर कितनी है, 1 है घात, तो k समाकलन हो जाएगा x की घात 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 और 0 से x। तो ये हो जाएगा हमारा k ऊपर हो जाएगा x स्क्वायर बटे 2 और
ये हमारी सीमाएं हैं। अब यक्स को दो बाहर आ जाएगा तो k बटे दो, यक्स को x से ही रिप्लेस करना है, अब हमें सीमाएं रखनी पड़ती हैं तो फिर तो वो x ही रहेगा, और माइनस शून्य से x को रिप्लेस किया तो शून्य आ गया। तो इस तरह से कार्य का मान आया W बराबर हो गया 1/2 kx²। यही कार्य स्प्रिंग में, स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, संचित हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे अतः स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाएगी 1/2 kx²। यक्स जो है उसमें उत्पन्न हुई विकृति है, उसमें जितना खिंचाव उत्पन्न हुआ है वो है, और के जो है वहां पर स्प्रिंग नियतांक है। अब यहां पर हम ये दो ग्राफ की बात करेंगे। यदि स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ खींचा जाए, है ना, ये जो सूत्र हमें प्राप्त हुआ है इसका ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ इस तरह से आता है। देखिए ये है, यहां पर क्या है, ऊर्जा जो है ये स्थितिज ऊर्जा है स्प्रिंग की, यहां पर लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा है। तो इसका ग्राफ इस तरह का आता है। ये x है, ये प्लस x है, इधर माइनस x है। ये उसकी शून्यांक स्थिति है, शून्य, यहां पर स्थितिज ऊर्जा शून्य है। जब उसको भाई स्प्रिंग को दबाया भी जा सकता है ना, कंप्रेस किया जा सकता है, तो ये कंप्रेस करने की स्थिति में जो स्थितिज ऊर्जा होगी, ये जो है इधर वाली शून्य से दाहिनी तरफ जो है उसको जो है खिंचाव उत्पन्न करने में उसमें संचित ऊर्जा होगी। तो ये ग्राफ होता है। एक जो है यदि हम ग्राफ खींचें, ये वाला ग्राफ कौन सा, इस तरह से, ये बल F डैश और विस्थापन ये स्प्रिंग के केस का ही है। तो बल बराबर क्या आता है, बल बराबर होता है kx, है ना। तो ये जो मान आएगा ये हो जाएगा kx। ये विस्थापन मान लिया यहां से यहां तक x है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालें तो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाएगी बल और विस्थापन, त्रिभुज बन रहा है ना, बराबर बल विस्थापन ग्राफ का क्षेत्रफल, है ना। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई kx। तो इस तरह से 1/2 kx², ये भी बात हमें समझनी चाहिए, है ना। तो ये बात हुई प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा की। अब इसी स्प्रिंग पे आधारित कुछ थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको नोट कर लीजिए। कुछ मुख्य बिंदु हैं यहां पर स्प्रिंग से संबंधित हैं जिस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं लिखा रहा हूं। क्या, नंबर 1, यदि किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक, या डायरेक्ट लिख देते हैं, किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक स्प्रिंग की लंबाई L
तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है? जैसे ये कोई तार है और उसका ये जो क्षेत्रफल होता है, ये वाला क्षेत्रफल, इसको कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसको मतलब यहां पर कैसे निर्भर करता है वो मैं लिख दे रहा हूं। तो जो स्प्रिंग नियतांक के होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है लंबाई के, तथा के जो है समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। मतलब जो स्प्रिंग जितना लंबी होगी उसका के जो है, के का मान कम होगा, है ना। तो उसी तरह से जो है क्षेत्रफल अधिक होगा तो जो है के का मान भी अधिक होगा। नंबर 2, यदि किसी स्प्रिंग को काटकर n टुकड़े कर दिए जाएं, n टुकड़े कर दिए जाएं, तो प्रत्येक टुकड़े का स्प्रिंग बल नियतांक कितना हो जाएगा? के डैश बराबर हो जाएगा n के। क्योंकि ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितनी हो गई? 1/n होगी। मतलब यदि मान लिया कोई स्प्रिंग है, ये है स्प्रिंग, इसके हमने 3 टुकड़े कर दिए, तो एक टुकड़े की लंबाई क्या हो जाएगी? पूरी लंबाई l है, तो एक टुकड़े की लंबाई हो जाएगी a से b तक जो लंबाई होगी वो l/3। तो इसका पूरी स्प्रिंग का प्रारंभिक जो है, पूरी स्प्रिंग का प्रारंभिक बल नियतांक के है, तो इसका मान AB पार्ट का, BC पार्ट का और CD पार्ट का, प्रत्येक पार्ट का जो बल नियतांक, नया बल नियतांक जो होगा वो n के होगा। यदि 3 टुकड़े किए जा रहे हैं तो k डैश का मान हो जाएगा 3k। 4 टुकड़े किए जाएंगे तो n डैश बराबर हो जाएगा 4k, क्योंकि लंबाई के जो है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है के। तो इस तरह से हम, यदि प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा पूछा जाता है अक्सर कि एक स्प्रिंग है उसके 3 बराबर टुकड़े, और नहीं, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग बल नियतांक के है, अब उसके 3 बराबर टुकड़े कर दिए गए, तो प्रत्येक भाग का बल नियतांक क्या होगा? तो लोगों को लगेगा, स्टूडेंट को लगेगा ये तो कम हो जाएगा, लेकिन कम नहीं होगा। प्रत्येक जो है टुकड़े का बल नियतांक पहले वाले बल नियतांक का कितना गुना हो जाएगा? जितने टुकड़े किए जाएंगे, 3 टुकड़े किए जा रहे हैं तो 3 गुना हो जाएगा, 4 टुकड़े किए जा रहे हैं तो 4 गुना हो जाएगा, 2 टुकड़े किए जा रहे हैं तो 2 गुना हो जाएगा पहले की अपेक्षा। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए अगला तीसरा इसका प्रॉपर्टी है, यदि कोई स्प्रिंग जितनी हार्ड होगी, कोई स्प्रिंग जितनी कठोर होगी, उसका बल नियतांक उतना ही अधिक होगा। चौथा, यदि 2 स्प्रिंग जिनके स्प्रिंग बल नियतांक K1 तथा K2 हैं, यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, श्रेणी नंबर 1, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, तो परिणामी बल नियतांक जो होगा बने के जो होगा उसमें संबंध होगा 1/k बराबर 1/k1 प्लस 1/k2। और यदि समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी
इसका दूसरा पार्ट हो जाएगा समांतर क्रम में जोड़ने पर, क्रम में जोड़ने पर परिणामी बल नियतांक जो है अंक क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा K1 प्लस K2। इन दो स्प्रिंग को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उसका जो परिणामी, दोनों को मिलकर के जो परिणामी बल नियतांक होगा K, उसका संबंध इस तरह से होगा। और समांतर क्रम में उन्हीं स्प्रिंगों को जोड़ा जाए तो बल नियतांक इतना होता है, K बराबर होता है K1 प्लस K2। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम संरक्षी बल की। संरक्षी बल क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। देखिए कंजर्वेटिव फोर्स का बार बार जिक्र आएगा, तो कंजर्वेटिव फोर्स वो बल होते हैं जिनके द्वारा या जिनके विरुद्ध किया गया कार्य कौन करता है, बाहरी निकाय, बाहरी जो है बॉडी या कोई दूसरा जो है एजेंसी काम करती है। तो वो बल जिनके द्वारा या जिनके विरुद्ध किसी निकाय द्वारा किया गया कार्य या निकाय पर किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, अर्थात किया गया कार्य निकाय की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करेगा। उसको किस रास्ते से ले जाया जा रहा है इस पर निर्भर नहीं करेगा। दूसरी बात क्या है, इन बलों द्वारा या इन बलों के विरुद्ध किसी संपूर्ण चक्र बंद पास में किया गया कार्य शून्य होता है। एक तो जो है इन बलों द्वारा या इन बलों के विरुद्ध किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। दूसरी बात है कि संपूर्ण चक्र, कंप्लीट साइकिल के लिए किया गया कार्य शून्य होता है। अब ये बल कौन से हैं? पहला बल है गुरुत्वाकर्षण बल, एक संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स है। प्रत्यानयन बल एक कंजर्वेटिव फोर्स है। स्थिर विद्युत बल के बारे में 12th क्लास में पढ़ेंगे, वो भी एक संरक्षी बल है। तो ये कुछ उदाहरण हैं। अब हम यहां पर सिद्ध करेंगे कि देखिए गुरुत्वाकर्षण बल किस तरह से संरक्षी बल है। तो गुरुत्वाकर्षण जो है, कर्षण बल एक संरक्षी बल है। इसको सिद्ध करना है, परीक्षा में पूछा जाता है। कैसे? तो जो इसकी प्रॉपर्टी यहां पर लिखी हुई है, क्या ऐसे बल जिनके द्वारा अथवा जिनके विरुद्ध किसी निकाय द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, संरक्षी बल कहलाते हैं। किया गया कार्य केवल निकाय की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। किसी निकाय के संपूर्ण चक्र, कंप्लीट साइकिल में इन बलों द्वारा कृत कार्य शून्य होता है। उदाहरण के लिए ये बल है ना। तो ये जो है, अब गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो देखिए इसको जो है कैसे करते हैं, कैसे सिद्ध करते हैं। ये देखिए हमने एक, ये पृथ्वी तल है, ये पृथ्वी तल है। एक बिंदु पृथ्वी तल पर ए है, दूसरा बी है। एक किसी वस्तु को हम, जिसका द्रव्यमान यम है, वस्तु ये है, वस्तु है, इसको हम सी बिंदु तक ले जाते हैं, ये ऊंचाई एच है। और दूसरी बात से दोबारा हम उसी वस्तु को यहां से यहां ले जाते हैं। यदि तो किया गया कार्य यदि बराबर आता है, ए से बी सी ले जाने में जो कार्य होता है वही बी से सी ले जाने में कार्य होता है, तो हम कहेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है। क्योंकि दोनों ए और बी बिंदु कहां है, पृथ्वी तल। वस्तु को पृथ्वी तल से सी बिंदु तक ले जाया जा रहा है, रास्ते अलग अलग हैं। तो देखिए पहला हम लिखेंगे, यदि यम द्रव्यमान की वस्तु को, द्रव्यमान यम की वस्तु को ए से सी ले जाने पर किया गया कार्य बराबर क्या होगा, बल कितना लगाना पड़ेगा, बल गुणा विस्थापन होगा।
देखिए बल हमें इसके भार के बराबर लगाना पड़ेगा, भार mg हो गया, और कितनी ऊंचाई चल रहा है, ये AC का मान h है, तो कार्य बराबर हो गया mgh। जब हमने A से C डायरेक्ट ले गए, अब हम क्या करेंगे, B से C ले जाएंगे। दूसरा, यदि वस्तु को B से C ले जाया जाए, ले जाने पर कार्य निकालेंगे फिर से। अब देखिए वस्तु जब यहां पर होगी तो इसका भार देखिए नीचे की तरफ ऐसे लगेगा, ये कोण थीटा होगा, ये mg होगा। अब इसका प्रतिक्रिया बल, ये कोण थीटा होता है, तो इस पर नीचे की ओर कितना बल लगेगा, घर्षण नहीं है यहां पर, मान रहे हैं ये mg, ये देखिए ये बल, इसको हम mg cos थीटा लिखेंगे, और इधर वाला जो बल लगेगा इस तरफ को, यानी mg भार को दो भागों में वियोजित किया जा रहा है, mg cos थीटा और ये mg sin थीटा। मतलब हमें इतना बल लगाना पड़ेगा इसको ऊपर की तरफ ले जाने पर, जितना ये इसका नीचे की तरफ mg sin थीटा लग रहा है उतना ही बल लगाना पड़ेगा। तो आरोपित बल कितना लगाना पड़ेगा, आरोपित बल वस्तु को ले जाने पे, B से C ले जाने पर अब बल लगाना पड़ेगा mg sin थीटा के बराबर। विस्थापन कितना होगा, BC होगा। तो कार्य कितना हो जाएगा, कार्य W बराबर हो जाएगा, W डैश लिख देते हैं इसको, बल गुणा विस्थापन। तो बल कितना है, mg sin थीटा है, विस्थापन कितना है, BC है ना। अब इसको sin थीटा का मान इस त्रिभुज से लिखेंगे, ठीक है ना। sin थीटा बराबर होता है, sin थीटा कोण यह है लंब बटे कर्ण, है ना। sin थीटा का मान लंब बटे कर्ण लिख दीजिए, है ना। तो कार्य W डैश बराबर हो जाएगा mg लंब AC बटे BC गुणा BC। BC तो विस्थापन है, जब हमने इसको B से C ले गए तो BC कट गया। AC का मान देखिए कितना है, h है, तो W डैश बराबर भी आ गया mgh। चूंकि W बराबर W डैश है, अतः गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल जो है, गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है, संरक्षी बल है। ये बात सिद्ध हो जाती है कि वस्तु को पृथ्वी तल से A से C ले जाने में जितना कार्य होता है mgh, वही कार्य, उतना ही कार्य जो है वस्तु को B से C ले जाने में होता है। ये बात हमने सिद्ध कर दी। इसका मतलब, और हम यहां पर बल जो कार्य कर रहे थे वो किसके विरुद्ध कर रहे थे, गुरुत्वीय बल के, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहे थे। तो गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल है, क्योंकि किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है। पथ हम AC चुनते हैं या BC पथ चुने, दोनों में कार्य समान होता है। प्रारंभिक स्थिति पृथ्वी तल है, अंतिम स्थिति C है, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर ही निर्भर करता है किया गया कार्य, है ना। संरक्षी बल की बात कर रहे हैं केवल, संरक्षी बलों में ऐसा होता है। तो अतः ये गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल हो जाता है। अब असंरक्षी बल, इसका उल्टा लिख दीजिए, है ना। वे बल जिनके द्वारा या जिनके विरुद्ध किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है, उन्हें संरक्षी बल कहते हैं। असंरक्षी बल कहते हैं, संरक्षी बल तो हो चुका, असंरक्षी बल कहते हैं। उदाहरण के लिए यहां पर हम सबसे जो है आसान उदाहरण है घर्षण बल, है ना। उदाहरण असंरक्षी बल का उदाहरण है घर्षण बल। देखिए घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य या घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य पथ पर निर्भर करेगा। हो सकता है AC पथ पे घर्षण कम हो BC की तुलना में, तो AC पथ पर वस्तु को ले जाएंगे तो कार्य जो है कम होगा, क्योंकि घर्षण बल कम है, और BC पथ पर जो है घर्षण ज्यादा है तो ज्यादा कार्य होगा। तो इस तरह से घर्षण बल के विरुद्ध या घर्षण बल द्वारा
किया गया कार्य जो होगा वो पथ पर निर्भर करेगा। इसीलिए घर्षण बल एक असंरक्षी बल है। तो वे बल जिनके द्वारा या जिनके विरुद्ध किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है उन्हें असंरक्षी बल कहते हैं। उदाहरण है घर्षण बल। तो ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि कंजर्वेटिव फोर्स संरक्षी बल किसे कहते हैं और असंरक्षी बल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं। तो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए और मेरे साथ बने रहेंगे तो निश्चित रूप से आपकी फिजिक्स एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के रूप में निकल करके आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।